नमस्कार अक्षय। नमस्ते जैन जी। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अभिजीत जी नमस्ते। नमस्ते आशीष जी। अक्षय मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके ओके, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्ते विश्वनाथ। नमस्ते विश्वनाथ। बहुत धन्यवाद। आप सब कैसे हो? ग्वालियर, उज्जैन, दिल्ली से हमारे सब मित्र। जी ऋषि जी नमस्ते। बहुत धन्यवाद आशीष। हम ठीक हैं विश्वनाथ। आप लोग भी ठीक होंगे, अपने काम कर रहे होंगे। आज हमारे बीच शेखर शुक्ला मेहमान हैं। बहुत प्रतिभाशाली अभिनेता हैं। आप लोगों ने उनको धारावाहिकों में देखा होगा, फिल्मों में भी आपने, वो चूँकि 25-30 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और फिल्मों में भी उनकी भूमिकाएं रही हैं, लेकिन जो सीधे सीधे घर बैठे उनको लगातार देखने के अवसर FIR सीरियल के माध्यम से मिलते रहे हम सबको। नमस्ते मानसी जी, आशा आप ठीक होंगे। आपका स्वागत है। आदित्य आपका स्वागत है। शेखर जी लगभग 5:35 पर ज्वाइन होंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है, और तब तक हम लोग आपस में उनको लेकर थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं। मैंने शेखर जी आ गए हैं। शेखर जी को जोड़ रहा हूँ। कुछ ही सेकंड में हम लोग आपस में जुड़ जाएंगे। अदिति तिवारी, कैसी हो अदिति? शेखर जी से कनेक्ट होने की कोशिश है हमारी। नमस्ते अदिति। ओ, एक प्रयास किया था, अभी सफल नहीं हो पाया, दोबारा कोशिश करता हूँ शेखर जी से जुड़ने का। गौरव भी आ गए ना? तुमने एक कैसा नाम रखा हुआ है, समझ में नहीं आता, इसको सुधारो, रीनेम करके इसको चेंज कर लो। शेखर जी को मैं दोबारा, हाँ, शांभवी शुक्ला। शेखर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप भी आनंद होंगे। हाँ जी बढ़िया है।
मेरी आवाज गूंज रही है ऐसा लगता है। आवाज़ गूंज तो नहीं रही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे मेरी रिपीट सुनाई दे रही है। अरे आपको इको आ रहा है माने, हाँ हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया है। क्या बात है। हाँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसका मोबाइल का वॉल्यूम कम करूँ क्या? देखिए मेरा ठीक लग रहा है आपको आवाज़? हेलो। एक का ही ऑपरेट हो रहा है। आप भी एयरफोन पे हो ना? हाँ, हेडफोन पे ही है। पता नहीं क्यों आज गूंजने लगी आपको देख के। शायद। आपसे ज़्यादा प्रेम है इसलिए बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि आप जैसे ही मैं भी था पहले, थोड़े सालों पहले, तो शायद हाँ ऐसा हाँ। हो सकता है कि दोनों की आवाज़ और बॉडी जो देखकर गूंज उठी हाँ, शहनाई, पॉसिबल है, ऐसा है। क्या बात है। बाकी अब ठीक लग रहा है वैसे कि नहीं? अभी भी एको ही है? अभी है ये ग्वालियर के ध्रुपद गुरु है अभिजीत जी कह रहे एको आ रहा है। एको आ रहा है, शायद उनको आ रहा है, क्योंकि हाँ, आपका एकदम क्लियर वॉइस मुझे आ रहा है। मेरा आवाज़ आपको कैसा आ रहा है? आपका साफ आ रहा है, एकदम लेकिन मेरा रिपीट हो रहा है। अरे ऐसा क्यों? हमारे एक ट्राई और करें, दोबारा जुड़ने की कोशिश। ठीक है, ऐसा करते हैं। जी जी। या हाँ जी। सुनीता जी नमस्कार। हेडफोन से, लेकिन हेडफोन से कल तो प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, आज क्यों हो रही है पता नहीं। हम तो रोज लगाते हैं हेडफोन। हरीश भाई भी जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। अभी ठीक आ रही है, लेकिन उनसे उनसे कनेक्ट होने के बाद अब देखिए। अभी हम्म। आ रही है। मैं इसको हटाता हूँ एक मिनट जरा। देखिए। हेलो। हेलो। आई रही, गूंज रही है। अभी भी गुजर रही है? हाँ, अरे ऑफ करता हूँ। क्या हो गया? अचानक उनको पावर ज़्यादा मिल गया क्या? इको। मैं अब मेरी आवाज अब आ रही है आपको? हाँ, आवाज़ तो आ रही है आपकी। गूंज तो नहीं रही? बिल्कुल नहीं। नहीं। मेरा ईयरफोन निकाल दिया है और ब्लूटूथ अच्छा, भी ऑफ कर दिया। ये ठीक नहीं लग रहा है। मेरा ईयरफोन ऑन है, हाँ, ईयरफोन से ही अब बात कर रहा हूँ मैं तो। हाँ सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हरीश व्यास जी भी सुन रहे हैं, हाँ जिन्होंने अंग्रेजी में कहते हैं फिल्म बनाई थी बड़ी सुंदर, संजय मिश्रा को लेकर हाँ साल हाँ। भर पहले। ओके। वो भी इसमें उसके भी डायरेक्टर है वो। बनारस की नमस्कार सर, मशहूर नमस्कार। फिल्म की बड़ी कॉमेडी। संजय जी के साथ मैंने भी एक फिल्म की थी, हम लोगों ने चार दीवाने और एक दीवानी, ऐसा करके, लेकिन नहीं रिलीज़ नहीं हो पाई समहाउ।
काफ़ी शूट किया हम लोगों ने, जैसलमेर, बम्बई, यहाँ वहाँ कर कर करा के। लेकिन तभी उनके साथ काम करने का अनुभव जो है वो बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही मज़ा आया था उनके साथ काम करने का। ये हरीश जी ने भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट पूरा दिया उस फिल्म को। और उसमें हम्म, एकावली खन्ना जो कलकत्ता की अभिनेत्री है बहुत अच्छी, उन्होंने काम किया। हम्म, पंकज त्रिपाठी थे उसमें, हाँ हाँ एनएफडीसी ने हाँ उसको हाँ। सपोर्ट किया। आगे इनकी एक हाँ, और फिल्म है, वो अभी रिलीज नहीं हो पाई है, और वो कंटेम्प्रेरी विषय को लेकर नहीं है। बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। अच्छा। आप पंजाब में जाओ अभी इस समय आपको, और आपको भोपाल से, मुंबई से, दिल्ली से, इंदौर से, उज्जैन से सभी लोग देख रहे हैं आपको बताएं। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार है मेरा। शेखर शुक्ला का बम्बई से बात कर रहा हूँ मैं। और आपने शायद हमें देखा ही होगा कहीं ना कहीं, माने या तो कोई फिल्म में, कहे तो सीरियल में। और सुनील मिश्र जी हमारे अच्छे दोस्त थे, मैंने देखा जाए तो एफआईआर वाले दोस्त थे। एफआईआर देखकर हमारी पहचान हुई थी और आगे ये रिलेशन बढ़ रहे हैं। जी एफ बिल्कुल आई सही आर बात है। हाँ, एफआईआर को हाँ, मैं एकदम माइन्यूटली ऑब्जर्व करता था। जैसे दिन भर की पूरी थकान और जिस भी तरह क्रिएटिव नॉन क्रिएटिव सब तरीके की थकान मेरी उतर जाती उस धारावाहिक को देख के। क्या मेरा बात एक है, पूरा चलो क्रम बहुत। था कि एक लापता कहीं देखना और एफआईआर, उसके बाद में खुलता था। और ओहो। उसमें फिर प्रभावित करने वाले लोगों में जिस तरह, फिर मैं आप पर कंसंट्रेट हुआ, बाकी और किरदार भी थे। लेकिन जब मैंने माइन्यूटली देखा कि हर कड़ी में आप एक नए गेटअप में, नए चरित्र में आते हैं। और शशांक पाली उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने उस विग विग वाले प्रयोग खूब किए थे। हर बहुत बार एक विग और मूछ, मूछ। विग मूछ और कल्ले। हाँ, ये भी। हाँ, ये बहुत इस्तेमाल किए थे मैंने। तो ये जब धारावाहिक शुरू हुआ था तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, आपको जब जोड़ा गया होगा तब किस तरह की चर्चा चली कि इसमें ऐसा कुछ प्रयोग किया जाए कि आम आदमी की छोटी छोटी इमोशंस होते हैं, तकलीफें होती हैं, उनके साथ कॉमिक प्रयोग किए जाए। क्या इसका स्वरूप रहा होगा? नहीं, मैंने ऐसा कोई, मैंने प्रिपरेशन तो बिल्कुल नहीं थी। और जब ये धारावाहिक शुरू हुई थी तभी मैं एक्चुअली पहले एपिसोड से उस सीरियल में ज्वाइन नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। आई थिंक सो, मुझे याद पड़ता है तब तक ये एपिसोड के कुछ ये सीरियल के कुछ 2 पायलट एपिसोड बने थे और कुछ अप्रूव नहीं हुए थे। लेकिन हाँ थर्ड टाइम जब उन्होंने बनाया तब चैनल ने अप्रूव किया था। और उसके बाद आई थिंक सो थर्ड एपिसोड से मैं ज्वाइन हुआ था वहाँ पे। क्योंकि शशांक वाले अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र, वो दिल्ली से है लेकिन हम बम्बई से। लेकिन शशांक वाली जो है वो उससे पहले जो, माने उनकी दिल्ली से बम्बई में आने की जो यात्रा है, उसके बाद उनका राजेंद्र वागदरे के साथ एज असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़ना। और राजेंद्र वागदरे जो डायरेक्टर हैं, तेरी भी चूप मेरी भी चूप, श्रीमान श्रीमती, फिलिप्स टॉप 10 वगैरह जो सीरियल थी, उसमें भी हम काम किया करते थे। तो उसमें हमारी शशांक बाली से पहचान हुई क्योंकि वो वहाँ पे एज असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़े हुए थे। और शायद वहीं से उन्होंने कुछ शायद टैलेंट देख ली होगी हमारी। तो जब ये इनको इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट मिला तब उन्होंने हमें भी बुलाया और ये जॉइंट हुए। लेकिन उसमें एक्सपेरिमेंट ये किया कि चलो हर एपिसोड में आप एक नए किरदार की तरह से आएंगे और देखते हैं कि जनता अप्रिशिएट करती है कि नहीं। क्योंकि लोगों को पता तो है ही है कि भाई कल भी ये शेखर शुक्ला सो एंड सो था, आज ही शेखर शुक्ला ये है, कल शेखर शुक्ला कुछ और होगा। लेकिन पब्लिक ने, जनता ने, ऑडियंस ने, फैंस ने ये अप्रिशिएट किया। लोगों को पता है कि कल ही शेखर शुक्ला जो थे वो मारवाड़ी सेठ थे, आज है वो माने ये कोई कसाई है, कल है वो गुंडे बने थे या बनेंगे। सब कुछ अप्रूव करने के लिए मैंने लोगों ने, सबने अप्रिशिएट किया और ये धारावाहिक चलती रही। और आज के दिन में ऐसा है रिकॉर्ड के 9.5 साल एफआईआर सीरियल चली। आई थिंक सो 1300, 1350 एपिसोड बने इसमें। उसमें से 650 से ज़्यादा अलग अलग किरदार हमने इसमें निभाए हैं। ये शशांक बाली की मैंने एक हम पर बिलीफ, चैनल की बिलीफ, और प्लस शायद हमने जो मैंने ये कैरेक्टर्स अलग अलग निभाए वो चैनल को भी पसंद आए और ऑडियंस को भी पसंद आए, जिन्होंने सराहा। और बस आज के दिन में ये रिकॉर्ड बन चुका है कि 650 से ज़्यादा कैरेक्टर उन्होंने पसंद किए मेरे, जो गिनीज बुक में जा सकते थे लेकिन समहाउ कुछ
रिकॉर्ड नहीं मिल पाए, इसलिए ये नहीं हो पाया कि एक ही सीरियल में एक ही बंदे ने, एक ही एक्टर ने 650 से ज़्यादा कैरेक्टर निभाए हो, तो डेफिनेट ये गिनेस बुक में जाने की संभावना थी तब। अब तो खैर समय निकल गया, लेकिन तभी अगर कुछ ज़रूरत चीज़ें जो थी वो नहीं मिल पाई, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। बाकी आज के दिन में हाँ, एक हमारी लाइफ में FIR सीरियल एक माइलस्टोन है। बाकी FIR में तो माने आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उसके सवाल हम अभी आपको देने के लिए तैयार है कि किस तरह किया करते थे, क्या किया करते थे, किस तरह शूट किया करते थे, किस तरह एपिसोड आया करते थे, और कब कैसे अनुभव जो भी है आप पूछ सकते हैं हमें। हम डेफिनेट वर्ड टू वर्ड, डे टू डे हमें याद है सब कुछ। मेरा संयोग से 2 बार शशांक बाली से मिला सेट पर, लेकिन दोनों बार आप का उसमें सीन नहीं था। एक मडवे में गया था एक बार, अच्छा उसमें सुरेश चटवाल जी की उससे मुलाकात कराई थी जी। शशांक बाली की जो वो तो मुझे इतने गंभीर लगते हैं, मैं समझ भी नहीं सकता कि वो इतना ह्यूमरस धारावाहिक बना सकते। उनसे बात करो तो इतनी गंभीरता सोचने में बैठे रहते हैं, बहुत जॉली एटमॉस्फेयर रहता है। ये कैसे क्रिएट हुआ? सारे लोग एक साथ मैंने एक्चुअली बताने जाऊँ तो मैं शशांक बाली जब दिल्ली से आए और हमारे साथ कुछ सीरियल में जुड़े जहाँ पे उनके डायरेक्टर थे राजन वागदरे साहब। अब राजन वागदरे खुद सीरियस बंदा है, इतना सीरियस बंदा है कि आपको देख के ये लगेगा कि ये बंदा कैसे कॉमेडी सीरियल बनाता होगा, लेकिन उनके इनपुट्स जो होते थे, उनकी जो माने पॉइंट्स जो होते थे हमें बताने के लिए कि ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, उनका माने पता है कि भैया ये लाइन इसको सूट करेगी, तो स्क्रिप्ट में ही कुछ ऐसे बना देते थे कि शेखर ये लाइन तू लेना, वो लाइन वो लेगा, ये लाइन वो लेगा, उस हिसाब से। तो शशांक भी उसमें ही शामिल था। तो आई थिंक सो मे बी ऐसा है कि वो फुली डेडिकेटेड थे शशांक जी राजन जी के साथ। और एक बोले ना कि हमारे गुरु इतने सीरियस है तो हम भी सीरियस होते हैं, रहते हैं, क्योंकि ये डेडिकेशन वाला काम है, सीरियसली काम करते हैं। लेकिन सीरियसली काम करते करते कॉमेडी पैदा ज़्यादा होती थी। माने उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि हम लोग शायद कोई सोशल या कोई गंभीर विषय पे कुछ शूटिंग करने वाले हैं, लेकिन इतनी डेडिकेशन, और खुद शशांक इतने पढ़े लिखे हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, और बड़े ख़ानदान से आ रहे हैं जिनकी मैंने आई थिंक सारे उनके फैमिली में डॉक्टर या तो मिलिट्री या तो उसी में सब इन्वॉल्व हैं, ज़्यादातर डॉक्टर हैं उनके फैमिली में। तो एक हो सकता है कि शायद वो धीर गंभीर प्रकृति उनकी फैमिली से ही मिली हो, लेकिन सेट पे तो कभी ऐसा लगा नहीं हमें। हाँ, वो गंभीर रहते थे लेकिन अप्रिशिएट इतना करते थे, उनका भी हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना बढ़िया कि वो भी कुछ ना कुछ इनपुट देते थे कि शेखर भाई ऐसा करो, शेखर भाई ऐसा करो, मज़ा आएगा। और डेफिनेट हम करते थे, इनपुट करते थे, एक्सटेम्पर कुछ ना कुछ बढ़ावा करते थे, और कुछ फाइनल रिजल्ट कुछ और ही बन के आता था। लेकिन उनकी गंभीरता पे ना जाते हुए तभी हमें भी ऐसा लगा था कि यार इतना सीरियस बंदा है यार, कैसे करेंगे यार, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। हम लोग बाकायदा पिकनिक के जैसे शूट करते थे, आराम से आते थे, आराम से स्क्रिप्ट आज का ये है, आज शशांक सबको बिठाते थे, जो आज के एपिसोड में जितने लोग हैं कलाकार, वो एक रूम में बैठते थे, शशांक जी पूरा स्क्रिप्ट सुनाते थे कि देखो इस तरह की इसमें कहानी है, इसमें चलो जो रेगुलर बंदे हैं, कविता जी है और कीकू जी वगैरह, जो भी रेगुलर पुलिस वाले गोपी जी सब कुछ है, वो तो थे ही थे, उनके कैरेक्टर तो फिक्स ही थे। अब कैरेक्टर जो है उसमें कि जैसे हम हैं, मंजू शर्मा है, या तो नवीन बावा है, या तो काफ़ी जो कैरेक्टर हम लोग की कैरेक्टर लोगों की भी टीम बनी हुई थी। शशांक जी उसमें से ही कुछ सिलेक्ट करते थे, और हमारे राइटर जो अमित आर्यन हैं वो भी एक मैंने लिखकर ही जैसा भेजते थे कि ये शेखर शुक्ला इसको निभाएंगे। तो मैंने स्क्रिप्ट में भी लिखा जाता था शेखर, ये नवीन, ये मंजू, जबकि सीरियल में कैरेक्टर के नाम कुछ अलग होते थे, लेकिन बाकायदा लिखकर वहीं पे डिसाइड होता था कि ये शेखर करेगा, ये नवीन बाबा करेगा, और ये मंजू करेगी, और ये सपना करेगा, ये कैरेक्टर। मैंने सब इतना घुल मिल गए थे कि वहाँ पे एक बार सुनाई दिया, पूरी स्क्रिप्ट सुनाई दी कि ऐसा ऐसा है। अब बोले कैसे करना है, तो बोले बस शेखर भाई एक काम करो, ये इस तरह सीन करना है, ऑप्शन में क्या क्या करेंगे अपन। तो ये
कुछ इम्प्रोवाइज करके दिखाया, इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, तो बोले नहीं ये पकड़ते हैं, ये वाला सही है। उसके बाद मेकअप तैयार होके हम लोग सेट पे आते थे और सेट पे फिर हमारा पिटारा खुलता था, विग, मूछे, कल्ले, और वहां पे डिसाइड होता था शशांक जी देखकर कि ये विग ट्राई करते थे, ये लगा के ट्राई करते थे, सब अलग अलग ट्राई करते थे। फिर फाइनल एक गेटअप डिसाइड होता था, अच्छा चलो शेखर भाई का भी ये गेटअप रहेगा इसमें। फिर नवीन पे गए, नवीन पे इसका इस तरह अलग अलग ट्राई किए, ये इनका गेटअप रहेगा। मंजू जी को पहले से बोल दिया जाता था कि आप, क्योंकि वो भी कुछ आई थिंक सो वहाँ दिल्ली से वो कोर्स किया हुआ था और प्लस आकाशवाणी में वो एज अनाउंसर थी, तो वो फुल डेडिकेटेड थी, मैंने वो खुद कैरेक्टर पढ़ के खुद अपने गेटअप बनाती थी। तो शशांक जी उसमें अप्रूवल या डिसअप्रूवल करते थे। नॉर्मली अप्रूव ही होता था क्योंकि मंजू जी भी NFDC से थी, मैंने उन्होंने भी काफ़ी हिंदी प्ले वगैरह काफ़ी कुछ किया हुआ है, तो मैंने उनको भी काफ़ी अनुभव थे उस हिसाब से कि ये कैरेक्टर किस तरह बनाया जाए। बस उसका फिर शुरू होता था। पहला सीन हमारा हमेशा एग्जाम रहा करता था, रोज के रोज, कि आज ये करना है शेखर भाई। तो एक सीन में जो भी है वो जरा रिएक्शन ज़्यादा होती थी, इस तरह बोलते इस तरह करते, परफॉर्म करते थे, शॉट लिया जाता था। और एक सीन कंप्लीट हुआ, उसके बाद में दिमाग में जहन में बैठ जाता था, क्योंकि हमारा भी बैकग्राउंड तो थिएटर ही है बेसिकली। चलो हिंदी ना सही लेकिन गुजराती है, लेकिन गुजराती कमर्शियल एमेचर सब कुछ हमने किया हुआ है। मैंने कैरेक्टर समझना मुश्किल नहीं होता था, तो एक सीन में कैरेक्टर समझ जाते थे, उसके बाद में तो बस आज हम ये है तो यही है, और उसी हिसाब से बिहेवियर, उसी हिसाब से सीन में तो जो कैरेक्टर उसी हिसाब से डायलॉग्स निकल रहे हैं, उसी हिसाब से हमें मूव और जो वीग है उसको यूज करने हैं, किस तरह करने हैं। कपड़े में भी हम लोग कुछ न कुछ नयापन लाते थे, कुछ और कॉम्बिनेशन, मैंने इतना मोटा होते हुए भी हम फुल टाइट जीन्स पहनते थे, टाइट टी शर्ट पहनते थे, और क्या क्या करते थे, मैंने क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने। मैंने एक्सपेरिमेंट तो पूछो मत, इतना किया हुआ है। और ये सब जो भी है डेवलपमेंट, मैंने ऐसा कोई था नहीं कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर है हमारी, या तो मेकअप में वालों ने कुछ बनाया, ऐसा कुछ नहीं। जो भी था मेकअप करके एक बार सेट पे आते थे, उसके बाद सारे गेटअप तय होते थे, और 5-10 मिनट में सब कुछ रेडी होकर फिर हम लोग सीन शूट करते थे। मैंने समझो ना कि हम लोग आई थिंक सो 10-11 बजे के अगल बगल शुरुआत करते थे एपिसोड की, और 8:30 पौने 9 बजे तक हमारा एपिसोड पूरा हो जाता था। सिर्फ कुछ आउटडोर के सीन रहते थे, हाँ जी, कुछ आउटडोर के सीन रहते थे, जो आपने कहा कि 2 बार आप शूटिंग में आए थे लेकिन हम नहीं मिल पाए। तो वो जो आउटडोर सीन थे ना, हम लोग सारे शेड्यूल में कुछ 2 या 3 या 4 दिन ऐसे रखते थे कि कुछ मडाली में कोई लोकेशन बुक कर लिया, या तो कोई चांदीवली या स्टूडियो, या तो फिल्म सिटी स्टूडियो, वहाँ पे जाके जितने एपिसोड शूट हुए उसके सारे आउटडोर के सीन हम लोग एक साथ में वहाँ पे शूट कर लेते थे। बाकी जितने सेट पे सीन होने हैं वो पूरे कंप्लीट करते थे हम लोग। जैसे कि समझो 20 दिन का शेड्यूल है, तो 20 दिन में 15-16 दिन तो हम लोग सेट पे रहते थे। सारे एपिसोड जो थे वो पुलिस स्टेशन वाले वो वहीं पे शूट कर लेते, और आउटडोर जो भी सीन बचते थे वो सब हम लोग 2 या 4 दिन में कहीं पे भी जाकर जो लोकेशन फिक्स होता था वहाँ पर शूट करते थे। लेकिन तब भी हमारी एग्जाम बहुत होती थी, क्योंकि ये जो 14-15 दिनों में हम लोग ने जो 10-12 कैरेक्टर अलग अलग किए थे विद गेटअप एंड ऑल, जो भी है उसकी कथ्या कलाम, उसके टोनेशन, उसके मॉड्यूलेशन जो भी हम लोग ने तय किए थे, वो वहाँ पे जाके सिर्फ 2 दिन में या तो 3 दिन में सारे एपिसोड के जो कैरेक्टर मैंने हम लोग ने जो किए थे, वो गेटअप भी लेना, वो कंटिन्यूटी भी याद रखनी है कि अच्छा कौन से सीन के बाद ये आ रहा था, उसमें हम लोग क्या टोन यूज़ किए थे, क्या मॉड्यूलेशन यूज़ किया था, वो सब कुछ वापस हम लोग एक सीडी रखते थे, वो देख के वापस रिकलेक्ट करते थे और वहाँ पर शूट करते थे हम लोग। तो उस दिन में पता चला कि 20 दिन में 24 एपिसोड शूट हो गए, 23 एपिसोड शूट हो गए, इतने फास्ट होता था मामला। लेकिन कभी भी थकान नहीं होती थी, क्योंकि काम बहुत ही आराम से होता था। और शशांक जी का ऐसा है कि इम्प्रोवाइजेशन में अगर अच्छा है तो कभी भी मना नहीं करते थे। मैंने जहाँ पे 16-17 पेज की स्क्रिप्ट चाहिए हमें, वहाँ पे कुछ 11-12 पेज लिख कर आते थे अमित आर्यन के द्वारा, क्योंकि पता है कि ये इतना बढ़ चढ़ के पूरा हो ही जाने वाला है। सारे आर्टिस्ट जो है थिएटर से या तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, प्लस अपने अपने रोल में इतने घुसे हुए हैं कि डेफिनेट वो कैरेक्टर और थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन होकर बनना ही है आगे। मैंने कॉन्फिडेंटली वो 11-12 पेज की स्क्रिप्ट लिखते रहे,
और हम लोग 16-17 पेज बना के 20 पेज बना के एपिसोड शूट करते थे। कई बार तो एपिसोड फिर भी बड़ा हो जाता था और उसमें से हमें काटना पड़ता था। तो इस तरह हम लोग बस बाकायदा पिकनिक खा पी के मजे लेके शूट किया करते थे। मैंने 9.5 साल में कभी हमें ऐसा लगा नहीं कि अरे यार हम लोग शूटिंग पे आए हैं, जरा संभल के, जरा सीरियसनेस, अच्छा जरा साइलेंस रहो। हम लोग गाना भी गाते थे, डांस भी करते थे। अचानक सीन चालू में कुछ किसी की आवाज़ भी आई, पता चला अंदर कुछ मस्ती चल रही थी, उसमें से किसी ने जोर से लाफ्टर दे दिया तो रीटेक करना पड़ा। लेकिन वो कोई बात नहीं, होता रहता था पूरा, वो भी फटाफट हो जाता था हमारा, क्योंकि कॉमेडी थी। इसलिए हम लोगों ने माने कोई ऐसी टेक्निकली कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होती, ट्रॉली चलानी है, क्रेन चलाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं। आराम से ट्राइपॉड पे कैमरा रखना है, शूट करना है। और स्ट्रेटेजी भी शशांक जी ने टेक्निकली इतनी बढ़िया बनाई थी कि जितना मास्टर शॉट चाहिए उतने ही वो शूट करते थे। बाकी वो टक पूरा देते थे, मतलब चल अभी 2 शॉट क्लोजअप, 3 शॉट जो भी है वो लगा के उस हिसाब से शूट किया करते थे। मैंने 15 मिनट में तो सीन शूट हो जाता था हमारा तकरीबन सब। मैंने मास्टर शॉट है, क्लोजअप शॉट है, 2 शॉट्स है, ऐसा करके। और बाद में पता चला कि 15 मिनट आओ, अभी आराम करो, खाओ पियो, मजा करो, अभी नेक्स्ट सीन में कौन कौन है, कॉस्ट्यूम चेंज करो। और 15 मिनट के बाद हम लोग वापस रिहर्सल रूम में इकट्ठे होते थे, एक ही रूम में सब लोग बैठते थे, साथ में रिहर्सल करते थे। वो 15 मिनट रिहर्सल करके वापस सेट पे आते थे और शूट करते थे। मैंने एवरेज समझा कि लंच के पहले हम लोग तकरीबन 2-3 सीन शूट करते थे, लंच के लेके नाश्ते तक 2-3 सीन शूट करते थे, और नाश्ते के बाद 2 सीन शूट करते थे। और वो भी आराम से खा पी के एंजॉय कर के लंच टाइम लोगों में आधे घंटे में कंप्लीट करते थे। हम लोग ने आधा घंटा नहीं, कभी भी 1 घंटे से ऊपर ही हमेशा लंच टाइम हुआ करता था हमारा, क्योंकि हम लोग तो इतने रईस जा रहे थे वहाँ पे कि खा पी के सो जाते थे बाकायदा फटाफट जितना हो सके उतना। शाम को भी नाश्ता ब्रेक नॉर्मली 15-20 मिनट का होता है, लेकिन हमारा आधा-पौना घंटा चल रहा है ब्रेक। आराम से शूट करते थे, फाइनली कुछ नहीं तो लास्ट टू लास्ट 8:30-9 और 9 बजे तक तकरीबन तक पता चले कि एपिसोड कंप्लीट है। फिर जो 1 या 2 सीन आउटडोर के बाकी है वो जब करेंगे आउटडोर तब करेंगे। तो इस हिसाब से ये एफआईआर की तो कहानी है। और इतने अच्छे एक्सपीरियंस हुए, इतने लोग मिलने आते थे। नो डाउट हम लोग नहीं मिल पाए, वो हमारी माने अलग बात है, क्योंकि आप जो 2 लोकेशन पे आए थे तब शायद हम वहाँ पे नहीं थे। लेकिन अगर आप उस हिसाब से आते, शायद सेट पे आते पुलिस स्टेशन के, तो शायद मिल पाते हम लोग। हाँ, वो उस समय हो नहीं रहा था। मैं आपकी मिलने की ख्वाहिश में आता था मुख्य रूप से। फिर वहाँ ये हुआ कि मेरी दोस्ती शशांक जी का जैसे व्यवहार मुझे इतना पसंद आया, मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ मेरे बीच की यंग है, कहीं कोई इस तरह का एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं, बात बहुत होकर बात करना। फिर वहाँ सुरेश जी से भी दोस्ती हुई, संदीप से दोस्ती हुई, ये सब बनता गया। और संदीप का आपका बगल के ही है, संदीप तो उज्जैन से ही है। संदीप जो है, हाँ, इवन मेरा ईश्वर से दोस्ती हुई थी बहुत अच्छी। ईश्वर से दोनों था, हाँ जी, ईश्वर बड़ा प्यारा लगता था। तो बन गया था अपना। बट आज भी मैं कई बार शशांक जी को मैसेज करता हूँ, बहुत इज्जत के साथ रिप्लाई करते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना गंभीर आदमी और वैसे ह्यूमर क्रिएट करने वाले धारावाहिक बनाता है, क्या है हमारे ये देखिए आप। उसके बाद मैंने समझो एफआईआर के बाद ये जी मैडम जी या तो भाभी जी घर पे है, ये है वो, सारी बारें कहानी देखो, सारी कॉमेडी किस तरह वो नॉर्मली क्या है कि सिचुएशन कॉमेडी पे ज्यादा निर्भर करते हैं। निर्भर माने वो चाहते हैं कि सिचुएशन कॉमेडी ज्यादा हो, डायलॉग से ज्यादा सिचुएशन ऐसी हो कि लोगों को हंसी आ जाए। और हम लोग माने जैसे कि मेरा ही कैरेक्टर था, हमेशा कंप्लेंट लेके आता था, हमेशा रोते रोते आता था, हाँ, हमेशा मैडम 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 करके आता था। हाँ, वो तकिया कलाम जो आप हर बार यूज करते थे, वो आपका सेल्फ क्रिएशन था या वो आपको मिल जाता स्क्रिप्ट में? कुछ तकिया कलम पहले तो ऐसा था कि कुछ एक्टरों को ही दिया जाता था, जिसमें मैं मैंने सबसे पहले तो ऐसे हुआ कि एक ही कैरेक्टर को तकिया कलम दी गई थी, वो मुझे दी गई थी एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट। उसके बाद में लोगों को तकिया कलम इतनी पसंद आई कि फिर धीरे धीरे सारे आर्टिस्टों को, माने जो सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं जो बाहर से आते हैं, उनको सबको तकिया कलम दी गई। लेकिन हाँ, वो लिख कर आती थी,
अब लिखकर आती थी, लेकिन हमें उसको एज अ डायलॉग किस तरह ज्वाइन करना है, माने ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये तकिया कलाम है, माने सेपरेटली बोला जाए शैम्पू लगा के या जो भी है वो। मेरा हमेशा ट्राई ऐसी रहती थी कि डायलॉग के फॉर्मेट में या तो डायलॉग के मूड में वो तकिया कलाम बोली जाए, हाँ, तो मजा है उसका। हाँ, कल मैं देख सेपरेट रहा बोलने था, लगे तो हाँ बताइए। कल एक वो एपिसोड में देख रहा था, दोहरा रहा था, राकेश श्रीवास्तव के साथ आप थे, बदकिस्मती से। हाँ, तो राकेश भी कुछ बोल रहे थे, वो गन्ने की रस की दुकान थी जिसमें टक्कर हो जाती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मुझे वो बिहारी प्रोड्यूसर बने थे आप, पिक्चर हाँ जी। ब्लॉकबस्टर था। हाँ, वो तो माने इतने एक्सपेरिमेंट किए थे, पूछो मत। माने दुनिया की कौन सी लैंग्वेज या तो कौन सा स्टेट है जहाँ की सिचुएशन या तो जहाँ की लैंग्वेज या तो वहाँ का कल्चर हम लोग ने नहीं अपनाया एफआईआर में, इतना किया हुआ है। और ये सारा जो भी डेडिकेशन है, माने सारा जो भी लाते थे वो अमित आर्यन और शशांक जी मिलकर मिलते थे और ये कहानी तय करते थे, और उसमें से फिर ये कलरफुल सब बातें, कल्चर, उस हिसाब से कॉस्ट्यूम, उस तरफ से परफॉर्मेंस, उनका लहजा जो है माने उस तरफ का टोन जो है, जैसे आप कानपुर से, हम बम्बई से लेकिन गुजराती हैं, तो उस हिसाब से जो भी टोन लाने तो वो लाते थे। और उसको इतने एपिसोड को अलग अलग रंग मिलते थे, क्योंकि कविता जी की खुद की एक हरियाणवी थी, कीकू जी का कुछ अपने हिसाब से था, गोपी जी का गलत इंग्लिश बोलना था, संदीप का ये भूला, ये वाला मामला था। तो हर कैरेक्टर के इतने अलग अलग रंग मिलते थे एपिसोड में कि वो एपिसोड पूरा हरा भरा लिखता था मैंने। और प्लस ये अभी आपने जो ईश्वर की बात बताई, तो शशांक जी का एक ये नेचर भी है, मैं आपको बताता हूँ। वही कह रहे हैं, मानवीय बहुत है, संवेदनशील। हाँ, माने ये जो संवेदनशील जो माने शशांक जी को अगर कोई बंदा पसंद आ गया एज ए एक्टर, या तो थोड़ा बहुत कम भी है, तो भी वो कभी भी उसको छोड़ते नहीं थे। माने जैसे ईश्वर है, एक हमारे एक बुजुर्ग हुआ करते थे उसमें, महिम करके, टकले, एकदम ओल्ड, उनका आवाज भी क्या करते है तू है, माने टिपिकल बोलते ना, उसका आवाज ही ऐसा है माने। तो ये बंदे एक्टर नहीं है इतने, लेकिन फिर भी उनसे कुछ न कुछ करवाया है शशांक जी ने, तो इतना हिलेरियस बनाया हुआ है कि चलो ईश्वर जी की बॉडी को लेके उनको कुछ यूज़ किया गया, महिम करे उनके जो चेहरे हैं, उनका बोलने का जो टिपिकल स्टाइल, उनका जो वॉइस है, वो क्वालिटी यूज़ करके। तो और ये बंदे को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, जबकि वो इतने माने कलाकार कम हैं थोड़े, माने इतने माने उस पर वजन नहीं रख सकते कि चलो पूरे के पूरे सीन उसको दे दिए या तो पूरे के पूरा एपिसोड उनको दे दिया। लेकिन शशांक जी उनसे भी कुछ काम निकलवाते थे, और हमेशा पूरे शेड्यूल में वो लोग भी हमेशा हमारे साथ ही रहते थे। माने कुछ न कुछ माने समझो कई बार ऐसा था कि एपिसोड में नहीं भी लिख के आया है, फिर भी उनका कैरेक्टर बनाया जाता था कि तू आ जाना, कुछ न कुछ बना लेंगे, और वो सही में बनाते थे। अब दोनों उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी तब, तो दोनों को ईश्वर से मेरा एक अटैचमेंट बना, तो मेरे पास फोन था, तो ईश्वर बताता था ये बात कि सर मुझे उस तरह से हेल्प। हाँ जी, बाकायदा मानवीय पहलू कितना बड़ा है। या मुझे जब मालूम हुआ था कि सुरेश चटवाल जी के साथ कभी उन्होंने काम किया था, तो वो संबंध भी निभाते थे कि सुरेश चटवाल जी किसी तरह आए, तो पुलिस कमिश्नर का एक रोल था। जी जी, बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं। हम जब ये मान के चलते हैं कि बॉलीवुड की दुनिया में कहीं है कि सब काम पड़ने की दोस्ती यारी या पहचान है, लेकिन कहीं इस तरह के रिश्ते भी काम आते हैं और चलते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। ये हरीश व्यास जी एक पूछ रही थी, आपके ख्याल से ड्रामेटिक सीन, इमोशनल सीन या कॉमिकल सीन में क्या फर्क है? ड्रामेटिक सीन, कॉमिकल सीन और इमोशनल सीन में क्या फर्क है? आपके ख्याल से ड्रामेटिकल सीन, इमोशनल सीन या कॉमिकल सीन में ज्यादा सहज कौन सा लगता है? कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस, आपको क्या लगता है? ये हरीश व्यास जी बिल्कुल सर जी, हरीश जी, माने ये कॉमेडी बहुत ही सीरियस चीज़ है वैसे,
माने खेल की बात तो बिल्कुल नहीं है। आप माने करने जाओ, मतलब किसी से भी पूछा जाए, माने आज एक्टर बंदों को पूछा जाए, डायरेक्टर बंदों को पूछा जाए, या जनरल ऑडियंस को पूछा जाए, तो कॉमेडी करनी इतनी आसान नहीं है जितना आप इमोशन सीन फील करके आराम से टुकड़ों टुकड़ों में डायलॉग बोलकर याद कर कर के भी आप माने निभा सकते हो, जो ऑन स्क्रीन ऐसा लगेगा कि आहा क्या बात है, परफॉर्मेंस क्या है। बट कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। इसकी टाइमिंग परफेक्ट होने चाहिए, आप वो कैरेक्टर में घुसे होने चाहिए, उस हिसाब से आपके टोनेशन निकलने चाहिए, और बिल्कुल टाइमिंग मिस कर दी तो आपका पंच मिस हो गया, तो वो या तो रीटेक होना है या तो वो पंच चला गया आपका। तो कॉमेडी में ऑन टोस रहना बहुत ज़रूरी है, कॉमेडी सेंस होनी बहुत ज़रूरी है आप में। आपको खुद को भी एक कॉमेडी सेंस होनी ज़रूरी है कि चलो इसमें इस तरह करते इस तरह करते, लेकिन उस तरह करने के बावजूद भी अगर आपके पंच नहीं फूटे तो वो मज़ा नहीं है। माने उसकी टाइमिंग्स बहुत ज़रूरी है, डायलॉग को आप किस तरह मॉड्यूल करते, किस तरह, जैसे कभी मैं अपने बारे में बताऊँ तो इतना हो गया है सिचुएशन कॉमेडी, वो मेरी फेवरेट कॉमेडी है। ज़्यादा बोल बच्चन या तो जोक सुनाना या तो ऐसा करके आंगिक अभिनय जो करना, वो ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। खैर एज अ कॉमेडियन मुझे करना पड़ता है और मैं करता भी हूँ, लेकिन ये जो सिचुएशन कॉमेडी होती है जिसमें खुद कैरेक्टर फंसा हुआ है, वो रो रहा है और सामने वाले उसे देखकर हंस रहे हैं, तो ये जो ब्लैक कॉमेडी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसपे मेरी अच्छी नेक भी है। बहुत समझ कर करता हूँ कि चलो आज मैं रो रहा हूँ, पता है मैं रो के परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन लोग इतनी दाढ़े मार मार के हंस रहे होंगे, तो ये एक सेंस होना भी आप में बहुत ज़रूरी है। सर आप लेकिन कुछ जादूगर तो हो, ये तो तय है। नहीं जादू करना नहीं, बिल्कुल, बस ये करते करते सीख गए हैं। इसलिए नहीं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन तो मैंने रियलाइज किया, जैसे कई बार मेरे बहुत आदरणीय सतीश कोची जी है, मैं उनका भी छोटे भाई की तरह हूँ, उनसे भी मैं कहता हूँ कि आपके पास कुछ अजीब, आपके पेट में पता नहीं क्या छुपा हुआ, वैसे आपके क्या छुपा है। नहीं, सतीश जी का भी मैं बहुत फेवरेट रह चुका हूँ, क्योंकि सतीश जी ने डायरेक्ट की थी मिसेस मालिनी, ये श्रीदेवी जी की सीरियल, हाँ, उसमें भी मैंने एक एसटीडी का कैरेक्टर निभाया था। अच्छा कुछ एपिसोड, हाँ। तो सतीश जी भी बोल रहे थे तभी कि भाई यार तू है यार, कुछ भी कर लेता है यार, तेरे को थोड़ा भी समझा दिया, या तो तू एक तो पहले तो कुछ समझ के ही आता है स्क्रिप्ट पढ़ के, और बाद में तेरे को बोल दिया कि छोड़ दिया तुझे कि शेखर जा तू तेरे हिसाब से, इस हिसाब से कर तू, और तू लाता है कुछ अच्छा। माने उनका भी मैं टचवुड भगवान की दया से उनका भी काफ़ी फेवरेट रह चुका हूँ मैं। हमेशा जब भी कुछ भी ऐसा कुछ भी अच्छा होता है, सतीश जी मुझे हमेशा बुलाते थे, सराहते थे। और पेंटर जी ने उसी सीरियल में मुझे एक कॉम्प्लीमेंट्स दी थी कि शेखर तू है ना, तू बहुत नेचुरल एक्टर है, माने तू कॉमेडी कर रहा है या तो जानबूझ के करने की ट्राई कर रहा है, ऐसा नहीं लगता। बोले मैं भी इतने सालों से कॉमेडी कर रहा हूँ, लेकिन मैं करता हूँ, मैं ज़बरदस्ती ट्राई करता हूँ, शरीर तोड़ मरोड़ कर ये वो कर करा के कुछ भी कॉमेडी पैदा करने की ट्राई करता हूँ। जबकि तू ऐसा है शेखर के सिचुएशन में घुस के कैरेक्टर निभा के इतना कैजुअली या तो नेचुरली तू कर रहा है कि बहुत स्वीट लगता है, और ये बहुत कम लोगों में ऐसी माने होती है चीज़। तो वो तू है कि तू नेचुरल एक्टर है, तो नेचुरल एक्टर ही रहना, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि तू कैरिकेचर कर, अंग मरोड़ कर, आवाज़ में कुछ ऐसी ये वो करना, जो है वो ऐसे करना। तू नेचुरल एक्टर है, नेचुरल ही रहना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी। वही आप जिस तरह से बोलते हो वैसे ही बोलते हो, आप टीम में जिस तरह से होते हो वैसे ही होते हो। जिस कलाकार के मुखातिब हो या चार टीम में अन्य लोग हैं, उनके रिएक्शन को सुनकर जो आप फील करते हो, जो किरदार उस समय आप कर रहे होते हो। एक आम आदमी है जो बेवजह परेशान है और छोटी छोटी बातों से उसको तकलीफ बहुत हो जाती है। ये अक्सर ये सच्चे आदमी की विडंबना है हमारे समाज में, कि जो बहुत सच्चा होता है उसको छोटी छोटी बातें लग जाती है जी। वो लगभग उस तरह की फरियाद लेके उस खाने में होता है हमारे दृश्य होती, वो एक बड़ा सा। फिर आप एक बार आप आ गए तो फिर आपके पीछे पीछे दर्शक चल पड़ता। हाँ जी। लेकिन हाँ वो है कि एफआईआर में पहले क्या था कि पहले हम लोग माने बाकायदा क्रिमिनल क्राइम माने शूट करना, ब्लड दिखाना, छुरा भोंकना, ये सब किया करते थे पहले बिगिनिंग में।
लेकिन धीरे धीरे करते हुए ऐसा लगा कि ज़रूरी नहीं है हमें, क्योंकि इट्स अ कॉमेडी सीरियल, तो हमें कौन सा सीरियस नोट में जाना है वहाँ पे। और धीरे धीरे से वो चैनल ने भी कहना शुरू किया कि नहीं यार, अभी हमें खून खराबा नहीं दिखाना है, ये गन शॉट, ये फाइटिंग, केबल फाइटिंग, ये वो कोई ज़रूरी नहीं है। हमें तो बस एक केस लाना है, उसको सोल्व करना है, जिसमें लोगों को हंसी खुशी वो केस सोल्व हो जाए और लोगों को पसंद आए, ऐसा कुछ करना है। और तभी तो कुछ लिमिटेशन भी आ गए थे कि हम लोग खून नहीं दिखा सकते, माने ब्लड ऑन स्क्रीन, ऐसा कुछ आ गया था, ऐसा कुछ रूल्स आ गए थे सीरियलों में। तो फिर धीरे धीरे करते वो ऐसा हुआ कि हम लोग सामाजिक प्रॉब्लम्स पर चले गए थे। माने राइटर, डायरेक्टर, चैनल सब मिल मिला के फिर धीरे धीरे बोला कि चलो ना फिर पर्सनल लाइफ में किसी के क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, या तो गांव में अगल बगल में रहते हैं, या तो जो है वो एक बोलते हैं ना सोशल प्रॉब्लम्स। तो हम लोगों ने वो कहानी सब शुरू की है, और वो कहानी लोगों को इतनी पसंद आई कि हाँ वाह, एकदम सोबर वे में। और हाँ, ये भी तो है कि कहीं ना कहीं ऐसा केस बना हुआ है या बनता है, लोगों ने माने देखा है, या तो खुद उसके वो विक्टिम भी हैं, तो वो लोगों ने अपनापन उसमें ज़्यादा जाहिर किया ऐसे एपिसोड, ऐसे सब्जेक्ट में। तो फिर बाद में तो पता चला कि हम लोग सोशल प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे थे, क्रिमिनल प्रॉब्लम तो बहुत कम आते थे उसमें। और उसमें मेरा कैरेक्टर सही में ज़्यादा लोगों को पसंद आया, क्योंकि मैं एक थोड़ा सा नॉर्मल इंसान, सादा सीधा, सिंपल। उससे ज्यादा सीधा वो एक एपिसोड में जैसे वो था कुछ जूते चुराने वाला, वो शादी के समय जूते चुरा के शादी वाला कुछ था। हाँ जी, उसमें एक ऐसा भी एपिसोड था जिसमें जूते चुरा लिए हुए, उसकी भी बोले FIR लिखा था। हाँ, मैंने जैसे सास घर पे आ गई है, वो जो परेशान कर रही है, बीवी परेशान कर रही है, सास परेशान कर रही है, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जबकि घर मेरा है लेकिन घर मैंने बीवी के नाम पे लिया हुआ है। अभी वो जो जबरदस्ती कर रही है कि मैं और मेरी माँ रहेंगे, तुम बाहर रहो। माने एक बोलते हैं ना, बहुत छोटे से प्रॉब्लम, लेकिन इतने हिलेरियस वे में उसको प्रस्तुत किया गया है। उसमें हमारे जो गेटअप रहते हैं, कॉस्ट्यूम रहते हैं, प्लस हमारे एक, मैं खुद एक कैरेक्टर फील करके हमेशा निकलता हूँ कि आज मैं ये हूँ तो मैं किस तरह कर सकता हूँ इसको, कितनी लिमिट तक जा सकता हूँ, रोना धोना, भोलापन, और इतना कि नेचुरल भी लगे, तो लोगों को ऐसा ना लगे कि यार ये खुद कल्प्रिट है इसमें। नो डाउट ऐसे कुछ एपिसोड हम लोगों ने किए हुए, जानबूझकर किया हुआ है, कि लोगों को जब पता चला कि शेखर शुक्ला आया है एज ए विक्टिम, माने ये तो कल्प्रिट हो ही नहीं सकता कभी भी, सवाल ही नहीं। लेकिन आखिर में पता चला कि कल्प्रिट मैं हूँ। ऐसे कुछ एपिसोड भी हम लोगों ने किए हुए हैं, शायद आपको याद हो या ना हो, पता नहीं। अब खैर कहानी वाइज तो मुझे भी याद नहीं आज के दिन में, लेकिन हाँ कुछ एपिसोड ऐसे भी किए कि भोला भाला मानुस, जो किसी को डाउट ही नहीं है कि शेखर शुक्ला तो हमेशा बेचारा फंसा हुआ आदमी, यार ये क्या है, ये तो कल्प्रिट हो ही नहीं सकता। और फाइनली कल्प्रिट में निकलता हूँ, तो वो एक शॉक होता था, वो भी एक मजा होता था अलग से। वो कई बार वो दर्शक को हतप्रभ करने के लिए अचानक से, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये भी कर दिया। और हाँ जी, साथ के कलाकारों के साथ भी ये था कि वो बहुत सामान्य समझ के कैरेक्टर थे। वो हवलदार है वो, या सिपाही है वो, या इंस्पेक्टर है वो, सबकी अपनी अपनी एक छोटी छोटी समस्याएं थी, और आपस में जो रिलेशनशिप थी निर्वाह, वो भी एक बड़ा आइडिया था। हाँ, माने वो केमिस्ट्री उनकी है, वो अलग थी वापस। माने जैसे वो पहले जो इंस्पेक्टर था हनुमान प्रसाद, हाँ, उसके बाद अली आया, उसके बाद फिर और माने वो इंस्पेक्टर कैरेक्टर में जो भी है उसका, उनका कविता जी के साथ इंटरेक्शन जो है पुलिस स्टेशन में, हाँ, कि कविता जी उनके पीछे पड़ी हुई है, या तो उनके प्यार के लिए ये है वो है, और वो इंस्पेक्टर है वो उससे थोड़ा दूर ही रहता है। वो इंटरनल इंटरेक्शन भी अच्छे थे। जैसे गोपी जी है, गलत इंग्लिश बोलते हैं, तो वो भी अभी इतनी यंग इंस्पेक्टरनी जो है उसको मम्मी जी करके बुलाता है, तो वो भी एक सुनने में एक मजा है उसकी। एक जो तू खुद 50 के ऊपर वाला बंदा हवलदार, एक यंग लड़की को तू मम्मी जी करके बुलाता है, तो वो एक अपने आप में सिचुएशन कॉमेडी है। और दूसरा वो जो नजरों में खोट होता है ना, हमेशा कुछ ना कुछ रोमांटिक बात करना, पूछना। हाँ, तो जैसे आपका राकेश श्रीवास्तव कैरेक्टर था, तो जो गन्ने का रस वाला है वो कुछ अपना नाम होगा, तो तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, ये कि वो, तब
तुरंत इंस्पेक्टर कहते हैं कान पकड़ के खड़ा हो जा। तो ये सब में बड़ी एक हंसी। हाँ अरे ये धारावाहिक जो अचानक से बंद हुआ, ये सब ने आप पर प्रभाव डाला क्या? प्रभाव तो आज तक है वैसे, बिल्कुल आज तक प्रभाव है। लोग आज भी पूछते हैं कि भैया क्यों बंद कर दी, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। हमें बहुत मज़ा आती थी। और जो भी अपने अपने हिसाब से, जैसे मेरे फैन है तो मुझे बोलेंगे, लेकिन एक एक कैरेक्टर के लिए वो लोग आज के दिन में मिस करते हैं। एक टोटल धारावाहिक मिस कर रहे हैं वो, कि एफआईआर नाम की धारावाहिक जो है वो आती थी, हम लोग इतने फ्रेश मूड में देखते थे, या तो कितने भी टेंशन में अगर वो एपिसोड हम लोग देख लिया तो हम लोग फ्रेश हो जाते थे। इतने टाइमिंग हुए ये धारावाहिक के, शाम को 7 बजे भी ये टेलीकास्ट हुआ है, 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे भी, लेकिन कभी भी इसकी ऑडियंस या टीआरपी कभी भी टूटी नहीं है। माने लोग ये देखना चाहते हैं कुछ भी हो। इसका समय लेकिन आज के दिन में अभी हाँ, 10:30 बजे भी हम लोगों ने देखा इसको रात। हाँ वही, माने लोगों के मैसेज ऐसे आते थे कि भैया बच्चे की स्कूल होती है सुबह, अब बच्चे तो रेगुलर देखते थे एफआईआर सीरियल। बोले हमको बच्चे की बात से कन्विंस होना पड़ता था कि चलो यार वो तो देखेगा ही, उसको तो पसंद है, हमें भी तो पसंद है। तो हम लोग खाने का टाइमिंग कुछ ऐसा कर लेते थे, पहले खाते खाते देख लेते थे और उतने में ख़त्म होता था, बच्चा सो जाता था। सुबह स्कूल के लिए जाना है, उनको ऑफिस जाना है, हमें भी सुबह जल्दी उठना है, गृहिणी। लेकिन टाइम चेंज हुआ तो उन लोगों ने अपने घर के कुछ टाइमिंग चेंज कर लिए, बट सीरियल तो बिल्कुल देखना है। 10 बजे सोते थे, अब 10:30 बजे सोएंगे, कोई बात नहीं। 10:30 के अभी 11 बजे सोएंगे, लेकिन सबको निपटा के बैठ जाते हैं। अब चलो आखिर का आज का दिन का लास्ट पड़ाव ये एफआईआर देखना है, देखा खत्म हुआ, चलो अभी सो जाओ एंजॉय करके। तो ये भी जनता की भी सपोर्ट इसमें काफ़ी रही है। माने कोई सीरियल एक अलग सा टाइम स्लॉट में चले जाए तो टीआरपी कम हो जाती, लेकिन इसकी टीआरपी 7 बजे के शाम के शो में भी कभी कम नहीं हुई है। मैंने आज के दिन में भी इतने मिस करते हैं, आज के दिन में भी कभी भी कोई भी पूछ लेता है यार कब शुरू होगी, उसको कुछ करवाओ ना। अब वो हम मानते हैं कि हम ये कुछ करवा सकते हैं, लेकिन हम नहीं करवा सकते वो चीज़। स्वाभाविक रूप से चैनल के ऊपर निर्भर है, चाहते हम लोग भी हैं, और बल्कि इस समय जो लोग हमारे साथी प्रोग्राम देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मैं उनसे जरूर कहूँगा कम से कम 2-3 एपिसोड जरूर देखें यूट्यूब में एफआईआर के पुराने, तो उससे अंदाज हो जाएगा कि मनोरंजन को लेकर एक आदमी को दुनिया भर के तनाव से रिलैक्स करने के लिए और निजात पाने के लिए ऐसे धारावाहिकों की आवश्यकता क्यों होती है। इस तरह के धारावाहिक रोज आने चाहिए। अब ये समझ लीजिए कि हम उस टाइम में इतने टेंशन में भी होते हैं, सपोज जब हम शूट कर रहे हैं, अब वही एपिसोड में आज मुझे जो भी कॉमेडी मस्ती करनी है, लेकिन घर में कुछ या तो कोई प्रॉब्लम है चल रही है, लेकिन हमें वो सब कुछ भुला के वो कैरेक्टर में एंटर होकर परफॉर्म करना है और लोगों को हंसाना है। माने एक्चुअली देखने जाए तो ये भी चीज़ है कि खुद को भूल जाओ, खुद के प्रॉब्लम को भूल जाओ, लेकिन लोगों को हंसाओ। बहुत बड़ा विरोध कुछ घर में अगर कुछ अघटित घटना भी हो गई है तो भी हमें करना पड़ता है। ये कठिन, बहुत असंभव काम है और बहुत साहस के साथ किया जाता है। माने वो जो साहब पूछ रहे थे उनको ये जवाब है मेरा कि कॉमेडी इसलिए बहुत तकलीफ दे है, कॉमेडी बहुत ही कठिन है करना। लोग बोलते हैं जोक्स मारना अलग बात होती है, मिमिक्री करना अलग बात होती है, शारीरिक जेस्चर करके लोगों को हंसाना अलग बात होती है, लेकिन कॉमेडी परफॉर्म करना बहुत टफ जॉब है। माने आज हम कर रहे हैं इसलिए हम थोड़े रिलैक्स हैं, लेकिन अगर आपको एक बार कॉमेडी सीरियल में बुलाया जाए, जैसे कि कपिल का शो चल रहा है, कपिल शर्मा जी का सपोज, उसमें एक कैरेक्टर के लिए अगर आपको वहाँ पे बुलाया जाए, आप करके दिखाओ हमें। लोगों के सामने परफॉर्म करना वो अलग बात होती है, और घर पे आईने के सामने या तो फैमिली मेम्बर के सामने परफॉर्म करना अलग बात होती है। थिएटर में अगर आप परफॉर्म करने जाओ तो 1000 का ऑडियंस है, तो 1000 माने उसकी 2 आंखें, माने 2000 आंखें आप पर टिकी हुई है। माने आप हाँ या तो ऐसे गर्दन भी मोड़ोगे तो लोगों की आंखें आप पे है। माने कई लोग बोलते हैं ना कि 4 डायलॉग का छोटा रोल है यार, मैं क्या करूँगा, कोई यार कोई दिखूंगा भी नहीं, वो 4 डायलॉग के दौरान 2000 आंखें आपको ही देख रही है। और जब आप स्टेज पे हो तो वो आंखें आपको देख ही रही है कि ये बंदा क्या कर रहा है। डायलॉग भले सुनील मिश्र जी बोल रहे हैं, लेकिन उसका मैं क्या मीनिंग निकाल रहा हूँ, मेरे चेहरे पे क्या रिएक्शन आता है, तो वो भी लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि स्टेज पे तो हम लोग सब साथ में हैं।
वहाँ पे तो सेपरेट शॉट तो नहीं जा रहा। माने थिएटर में लाइव परफॉर्म करना वो बहुत ही टफ बात है। जैसे कि 2-2.5 घंटे का प्ले होता है, विदाउट रीटेक 1 टेक में टोटल परफॉर्म करना है, जिसमें म्यूजिक है, सीन है, कॉस्ट्यूम चेंज है, मेकअप चेंज है, गेटअप चेंज है, टाइमिंगली करना है बिल्कुल। वो बहुत बड़ी, मैंने जिसने कॉमेडी प्ले किए हैं उनको पता ही है कि कितना टफ जॉब होता है। बाकी हाँ, सीरियल में और फिल्म में तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें रीटेक की संभावना है, रीटेक आप कर सकते हो। कुछ और अच्छा सूझा तो और कि चलो वो तो अच्छा था, एक और करते हैं जो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा रहेगा। तो ये सब ऑप्शन है, लेकिन थिएटर में वो ऑन स्टेज ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, जिसमें आप भूल गए तो मर गए लेकिन वो संभालना भी आना चाहिए, किस तरह संभालना है आपको। कई बार ऐसा भी हुआ है कि फर्स्ट टेक के डायलॉग लोग भूल गए, सेकंड टेक पे चले गए, सेकंड टेक का सीन का कोई डायलॉग शुरू कर दिया, उसको सामने वाले को किस तरह संभालना है और वापस वो सीन पे लाना है। ये बहुत टफ जॉब है। एक तो नॉर्मल जो आपने डिसाइड किया हुआ है प्ले करना, वो अलग बात है, लेकिन अगर इसमें किसी की गलती हो गई तो उसको किस तरह घुमा फिरा के वापस वहाँ लाना है, तो वो बहुत टफ चीज़ है। टफ है, बहुत बड़ा कलाकार की पूरी परीक्षा है, उसकी परीक्षा, कौशल का बिल्कुल। इम्तिहान है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम भी कुछ लूप लग जाती है, हम भी कुछ भूल गए, सपोज इंसान ही है आखिर में, तो कुछ लूप लग गई, कह रहे यार इसके बाद क्या, भूल गए, ब्लैंक हो गए, तो सामने वाला कलाकार समझ जाता है जो रोज उसके साथ परफॉर्म कर रहा है, रोज शो कर रहा है उसके साथ, कि शेखर शुक्ला कुछ भूल गया लग रहा है, तो उसको किस तरह वापस लाइन पे लाना है, तो वो लेके आ रहा है और वो 1-2 सेंटेंस करेगा। अब मैं सीनियर हूँ, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस इसलिए मैं समझ भी जाता हूँ कि अच्छा इसने मुझे लिंक दे दी है और मैं वापस वो ट्रैक पे आ जाता हूँ। लेकिन कई बार नए नए कलाकार जो होते हैं, जो जिनका एक्सपीरियंस कम होता है, या तो जिनका पहला प्ले है या दूसरा प्ले होता है, वो लोग कभी कभी जो फंसा देते हैं, उनको संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि उनको इतना संभाला जाए फिर भी वो आ नहीं पाते, और उसको किस तरह स्टेज पे परफॉर्म करा के प्ले खत्म करना, वो बहुत बड़ी बात है, जो माने अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं कर पाते, आपको कर्टन गिराना पड़ता है। लेकिन ये भी आते हैं, कई बार ऐसी एग्जाम्स भी आ जाती है थिएटर में भी, लेकिन वो मजा है, वही आपकी माने कास्ट पेपर नंबर 4, कास्ट पेपर नंबर 6 कितना घिस रहा है आपका, वो सब पता चलता है तब कि कितने आप अलर्ट हो। तो ये सारे एक्सपीरियंस है तरह में। ये हम लोग लगभग, हमारे पास 5-7 मिनट बचा है, और हाँ जी। अभी हम FIR में ही ये पूरा समय पूरा व्यतीत हुआ। हाँ तो जो आपके दूसरे आयाम है उसको लेकर तो बात अभी रही गई। मैं चाहता हूँ कि कम से कम गुजराती रंगमंच पे जो आपकी उपस्थिति और जो यश और सक्रियता है उसको लेकर कुछ बात हुई, तो उस बारे में जरूर कुछ बताइए। गुजराती रंगमंच के क्षेत्र में जो आपके प्रमुख नाटक है उसको लेकर हमेशा एक दर्शक का एक रोमांच बना रहता है, तो क्योंकि हम लोग उससे वंचित हैं, यहाँ भोपाल में रहता हूँ, कोई अवसर नहीं है देखने का, लेकिन फिर भी उन नाटकों में आपकी उपस्थिति क्या उसी तरह की होती है जो हमने आपको FIR में देखा या दूसरे कुछ फिल्मों या सीरियलों में देखा, तो वहाँ के शेखर शुक्ला कुछ अलग था? वैसे देखने गए तो ये भी बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि जब मैं मिठी बाई कॉलेज में लगता है कि आपको एक बार और आना पड़ेगा। हाँ, मैं वही बताना चाहता था अभी कि 1985 से जो करियर शुरू की है एमेच्योर थिएटर से, कुछ अंतराल के बाद एक बार थिएटर पर चर्चा करने के बाद फिर आप, मैं वही बोल रहा था कि कभी नेक्स्ट टाइम हम लोग वापस एक बार डिसाइड करेंगे, अगर लोगों की इच्छा होगी, आपकी इच्छा होगी, तो ज़रूर पेश होंगे साथ में और थिएटर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, थिएटर में भी आज शेखर शुक्ला वैसा ही है जैसे अभी आपको फिल्मों में और सीरियल में दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा बोझ है उसके सर पे, क्योंकि सीनियर आर्टिस्ट कहलाता है, तो वहीं से खड़ा हुआ है, सीनियर आर्टिस्ट है, वहाँ पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 8-9 साल से मैं थिएटर नहीं कर पा रहा हूँ, जो मुझे बहुत ही अफसोस है, क्योंकि अभी सीरियल शूटिंग, आउटडोर थिएटर अलग से वो सब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारा खुद का क्लैश कोई नहीं है। आप माने कैमरामैन हैं,
आप देखिए कुछ गुजराती में टाइप हो क्या आया है, वंदना क्या ने है? किया है, आपको पढ़ सकते हैं? હા બાબો કુરિયરમાં એ નાટકમાં શેખરજીનું વાક્ય હું તો ભોળું કબૂતર છે. करेक्ट 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 करेक्ट. मैंने ये चलो ये तकिया कलम तो नहीं है, लेकिन बोले ना कि थिएटर में भी कुछ कैरेक्टर हमने इसी हिसाब से बनाया. थिएटर में भी मेरी पहचान यही रही है कि शेखर शुक्ला माने सिचुएशन कॉमेडी एक्टर. हम ज़्यादा जोक से एनेक्टमेंट नहीं करते, ज़्यादा बॉडीली यूज़ करते ही है क्योंकि कॉमेडी का प्रकार है वो, लेकिन सिचुएशन कॉमेडी हमारी ज़्यादा अच्छी होती है. तो जैसे ये डायलॉग है, बहुत नॉर्मल डायलॉग है, लेकिन लोगों को याद रहेगा देखो आज के दिन में, क्योंकि हमारी प्रस्तुति ऐसी होगी कि लोगों को आज के दिन में भी वो याद है. ऐसे कई प्ले हैं जिसमें हमारी काफ़ी डायलॉग्स है जो लोगों को बाय हार्ट है और हमें देख के बोलते हैं सामने. कई बार रिपीट ऑडियंस आती है, हम जैसे डायलॉग बोलते हैं वैसे सामने वो बोलते हैं, और इंटरव्यू में आके बोलते भी हैं कि भैया सीधे भाई ये टाइम आपने वो डायलॉग नहीं लिया. अरे वो लोग इतना ऑब्जर्व करते हैं, सोचिए आप माने. और एक बार आप डेलिकेट आर्टिस्ट बन गए लोगों के लिए थिएटर में, तो आप खांसोगे ना तो भी लोग हंसेंगे, क्योंकि खांसना कोई एक्टिंग नहीं है. तो ये सब थिएटर का पूरा माहौल, पूरा एक्सपीरियंस अलग है, जो डेफिनेट हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, आप चाहेंगे, ऑडियंस चाहेगी तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. और उससे ही हमारी कहानी जुड़ी हुई है कि शेखर शुक्ला क्या था और किस तरह वो यहाँ आया, यहाँ इस मुकाम तक कब पहुँचा. उसमें थिएटर का बहुत 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 बड़ा हाथ है. बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और हमेशा मैं तो ये मतलब इस बात के लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आपने हमेशा वही आत्मीयता दी, और अपने मित्रों को, अपने चाहने वालों को, अपने लोगों को इतना समझना एक बड़ी बात है. आप समझते हैं इसके लिए आपका शुक्रिया क्या अदा करूँ. बहुत औपचारिक शब्द शुक्रिया है, धन्यवाद पहले. परिचय और सम्मान इस तरह बना रहे हमेशा, और आपको खूब यश प्राप्त हो. और यह भी कामना करते हैं कि FIR धारावाहिक दोबारा शुरू हो किसी तरह, इसका कोई योग संयोग बने. ये सब टीवी को लेकर लिखना जरूरी इसके बारे में. हाँ, अभी आप किसी नए अनुबंध में हैं क्या हिंदी फिल्म या धारावाहिक में? नहीं, धारावाहिक में तो अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी ब्लॉक डेट्स बहुत लगती है और कुछ ऐसा कैरेक्टर आ नहीं रहा है कि जिसमें मज़ा आ जाए सब में. और उतने में एक तरफ से हमारी गुजराती फिल्में, हिंदी फिल्में, ये सब वहाँ पे भी कुछ काम शुरू हो गए हैं अच्छे, कि अभी वो और धारावाहिक की शूटिंग मैच करना भी थोड़ी तकलीफ होती है. जैसे धारावाहिक की शूटिंग के लिए हमें कुछ ब्लॉक डेट्स देनी पड़ती है प्रोड्यूसरों को, तो ही हम अच्छे कैरेक्टर वहाँ पे निभा सकते हैं. लेकिन अब कुछ फिल्म की शूटिंग ऐसी है कि जो आउटडोर मैक्सिमम होती है, गुजरात, सौराष्ट्र और एरिया, तो कहीं पे भी, तो वो मैच कर पाना बहुत मुश्किल होता है. तो अभी तो हाँ खैर कोई धारावाहिक कंटिन्यूटी में नहीं है. अभी ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कुछ ऑफर आई हैं, बातें हुई है. अब जब ऑफर होगा तब देखते हैं कि क्या सिचुएशन है. तो शायद हो सकता है कि कोई अच्छा रोल और अच्छे धारावाहिक हो तो डेफिनेट आपको मैं दिखाई दूँ आगे थोड़े दिनों के बाद. मेरा ऐसा अनुमान है कि ये जो इस समय जो हम लोग इस संकट से गुजर रहे हैं, इसमें आगे आने वाले समय बहुत सारे सांस्कृतिक बदलाव होंगे. बहुत बहुत. लेकिन धारावाहिकों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि बिगड़ेगा धारावाहिक के लिए आदमी को घर से उठ के जाना नहीं पड़ता कहीं. वो आदमी को, लेकिन हमें उसी को हमें तो जाना है. लेकिन आपको जाना है. हाँ, तो हमें भी तो वो संभालना है. एक जो बड़ी पब्लिक जो सिनेमा घर में या किसी भी थिएटर में या इकट्ठा होकर जो एंजॉय करती थी, उस पर जरूर फर्क पड़ेगा. लेकिन धारावाहिक आप आराम से घर पर बैठ के देख सकते हो, उसमें कोई सवाल ही नहीं है, बढ़िया एंजॉयमेंट मिलेगा. लेकिन वो शूट करने के लिए हमें तो बाहर निकलना पड़ेगा ना. हमें तो जो लोकेशन है वहाँ पे भी टीम वर्क तो होता ही है सर. वहाँ पे भी 50-70 लोग होते हैं, सब मिल मिला के. थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ समय तक, महीने या 1-2 साल. ना इतना नहीं. आज के दिन में प्रोड्यूसर गिल्ड वगैरह में सब कुछ बातें हो रही है कि भैया हम किस तरह आगे बढ़े, क्योंकि सबका करियर इसमें लगा हुआ है. कोई एक्टर है, कोई छोटे है, कोई वो है, काफी लोग लगे हुए हैं. अगर कल में ये लाइन अगर शुरू नहीं होगी तो क्या होगा फिर
आगे। तो अभी ये डिस्कशन चली रही कि ये माहौल में भी जब ये लॉकडाउन समझो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, हमें किस तरह प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना है।